जय हिंद। यूपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बेसिकली यहाँ पे इसलिए आए हैं कि जो यूपीएससी हिंदी एक प्रोग्राम चला रही थी एनसीईआरटी, ठीक है, जिसमें क्लास 6 टू 12th की एनसीईआरटी कराई जानी थी। तो उस प्रोग्राम के तहत, ठीक है, मैं आपको क्लास 6 से 10th की जो एनसीईआरटी, क्योंकि 11th-12th की जो एनसीईआरटी होती है ना, वो काफ़ी एडवांस लेवल की होती है और वो पूछी नहीं जाती। आप कोई भी एग्ज़ाम अगर देखेंगे, जैसे सिलेबस भी अगर आप देखेंगे यूपीएससी, बीपीसीएस की, तो 10th तक के साइंस की आपसे डिमांड की जाती है कि आपको उतना आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि देखिए, आयोग या फिर जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है? जिस भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, तो वो जो भी होता है, तो उन लोग को ये चीज़ें पता होती हैं कि 10th तक, क्लास 10th में अगर आप हैं, तो 10th तक सबका सेम होता है। आप चाहे आर्ट स्ट्रीम वाले हो, साइंस स्ट्रीम वाले हो, या हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, कोई भी हो, 10th तक सबको कॉमन बुक्स पढ़नी होती है, ठीक है? तो इसलिए वो लोग भी ऐसा ही सिलेबस देते हैं अपना, कि आपको भी कोई दिक्कत ना हो और उस पे कोई आपत्ति ना कर पाए कि नहीं-नहीं, हमारे साथ तो भेदभाव हो रहा है, हम आंदोलन करेंगे, ठीक है? तो इन सब से बचने के लिए 10th तक साइंस की डिमांड की जाती है। तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी पहले, ठीक है? तो स्टार्ट करने से पहले अगर हम देखेंगे, तो इस बुक में हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है? टोटल 16 चैप्टर यानी कि 16 चैप्टर्स हैं इस पूरे क्लास 6 की बुक में, ठीक है? बहुत बेसिक-बेसिक हैं, इतने बेसिक हैं कि आपको लगेगा कि इसमें बताने की बात ही क्या थी, ये तो सबको पता थी, ठीक है? इसमें कुछ वो था नहीं, लेकिन जो वादा किया था, वो निभाना पड़ेगा। कार्यक्रम के तहत हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे ही, चाहे जैसे करें। ठीक है? तो देखिए, क्लास 6 की एनसीईआरटी में टोटल 16 चैप्टर्स हैं, ठीक है? पहला चैप्टर हमारा आता है भोजन। पहला चैप्टर क्या है? भोजन यानी कि फूड। पूरे चैप्टर का नाम है फूड, वेयर डज़ इट कम फ्रॉम, ठीक है? भोजन यह कहाँ से आता है, ठीक? भोजन अगर आप देखिए तो ऐसा माना जाता है कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि देखो, साँस लेना बहुत ज़रूरी है, बिना साँस लिए हम 1 मिनट, 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदा रह पाएँगे। फिर कुछ बोलेंगे नहीं-नहीं, दिल धड़कना बहुत ज़रूरी है, बिना दिल धड़के हम 1 सेकंड तक भी नहीं जी पाते। लेकिन आप ये सोचिए, आप अपने घर में ही या फिर कभी आप किसी को फ़ोन करते हो जो भी, तो कभी आपने उनसे पूछा है क्या कि आज तुम्हारा दिल धड़का कि नहीं? आज तुमने साँस ली कि नहीं? ऐसा नहीं होता ना, लेकिन एक बार को ये आप ज़रूर पूछते हो कि क्या हुआ, भोजन-वोजन हुआ? ठीक है, कितने रोटी खाए या मतलब जो भी क्या खाए? ये मेरे बाबू ने खाना खाया, मतलब कई लोग की बाहर पढ़ते हैं या फिर घर में भी कई लोग की माँएँ होती हैं, तो वो लोग उनसे ज़रूर पूछते हैं कि मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, ठीक है? तो अगर देखा जाए तो साँस लेना और दिल धड़कना यानी कि हार्ट बीट, तो ये चीज़ें डिफ़ॉल्ट होती है, मतलब सबको पता है ये होंगी ही होंगी। पर फूड, ठीक है, फूड क्या है? ये थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है इन 2 चीज़ों के बाद में। तो उसी फूड का, ठीक है, पहले रोटी पढ़ेंगे, फिर आगे कपड़ा पढ़ेंगे, फिर मकान पढ़ेंगे। मैं पूरे बुक का आपको क्रक्स दे दिया हूँ बस इन 3 शब्दों में, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक? तो उसी फूड को हम लोग चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो ये जो चैप्टर है इसमें देखिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया, एक्टिविटीज़ दी हैं, ठीक है? एक्टिविटीज़ में आपको क्या बताया है कि आप जैसे सब लोग ये एक चीज़ ये भी ध्यान में रखनी है कि आप बहुत बड़े हो, आप मतलब कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है? लेकिन ये जो बुक लिखी गई है, ये क्लास 6 के बच्चों के लिए लिखी गई है। ये ये मान के लिखी गई है कि उनका माइंडसेट आपके माइंडसेट से नहीं होगा। ये आप लोग के लिए नहीं लिखा था, किसी को नहीं पता होगा कि आप आगे जाके ये बुक पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसलिए नहीं लिखी गई है। ये बुक सिर्फ़ लिखी गई है कि क्लास 6 के बच्चों को किस प्रकार से ये रोचक बनाया जा सके, ठीक है? तो अब बोल रहा है कि यहाँ पे एक्टिविटी दिया गया है, फूड वैरायटी का, ठीक है? तो मैं 2 तरीके से पढ़ा सकता हूँ। आप कमेंट में बताना, अगले वीडियो से हम लोग उसमें स्विच हो जाएँगे, ठीक है? पहला ये है कि मैं लाइन बाय लाइन पढ़ दूँ और आपको समझाता चलूँ, ठीक? दूसरा तरीका ये है, टॉपिक बता दूँ आपको और टॉपिक के जो भी इम्पोर्टेंट और जो भी डिस्कशन, मतलब ठीक है, जितना भी ईज़ी वे में समझाया जा सकता है वो, ठीक है? तो आप तरीका बता देना, आगे से हम लोग उस हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे अपनी स्टडी को, ठीक है? तो पहला एक्टिविटी अभी मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ,
तो एक्टिविटी में बेसिकली है क्या कि बोला है कि आप अपने दोस्तों मतलब क्लास 6 में हो आप, अब आप सोचो जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ। जब मैं क्लास 6 में था, 7th में था जब भी मतलब ठीक है, तो हम लोग करते क्या थे कि लंच होता था, ठीक है? तो अब फूड क्या करता था कि इकोनॉमिक मतलब डिसाइड करता था कि कौन पैसे वाला है, कौन मध्यम वर्गीय है, कौन बहुत गरीब है। तो जो बहुत ज़्यादा गरीब बच्चे होते थे वो लंच-वंच लाते ही नहीं थे, ठीक है? बाकी कुछ लोग होते थे वो लेके आते थे लंच। उसमें भी कई सेक्शन डिवाइड था, जो बहुत पैसे वाले थे, वो क्या करते नूडल्स लाते थे, ठीक है? फ्राइड राइस लाते थे। जो थोड़ा मध्यम वर्गीय हम लोग जैसे थे, तो वो लोग क्या करते थे, रोटी लाते थे। हाँ, अमीर वाले थोड़ा कभी-कभी पराठा भी लाते थे, ठीक है? लूट के खाने में जो मज़ा आता था ना उस समय, वो मज़ा अब आजकल के भोजनों में है ही नहीं। तो तो क्या होता था कि देखिए एकदम स्कूल के डेज़ में आप लोगों को लेते जा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ बैठे-बैठे आप लोगों को पता नहीं कितने साल पीछे लेते गया, ठीक है? तो होता क्या था आप लोग खुद सोचिए आप लोग क्या करते थे अपने समय और अब कमेंट सेक्शन में आप लोग ये ज़रूर बताइए कि 6 में आप लोग मतलब कैसे वाले थे कि कुछ एक गुट होता है ना, एक बच्चा होता है कि वो सबका छीन के खाता है, अपने कुछ नहीं जाता, ठीक है? दूसरा बच्चा एक होता है कि वो ले तो जाता है पर खुद नहीं खाता, वो दूसरों को दे देता है कि हाँ, तुम खा लो मतलब मुझसे ये सबसे विरक्ति है, ये सब मतलब हमको नहीं चाहिए, ठीक है? हम तो थे मिल बाँट के भी, अपना भी देंगे, दूसरे का भी खाएँगे। तो ख़ैर, तो बात है कि उस समय क्या होता था मेरे स्कूल में जब तो कुछ सेक्शन था कि वो ले आते थे लोग पराठा लाते थे और एक थे जिसके पिताजी बहुत एक लड़का था, वो पिताजी बहुत बड़े बिज़नेसमैन थे, तो वो डेली 365 अ डेज़ ग्रीन पीस यानी कि हरा मटर लेके आता था, ठीक है? मतलब आप सोचो उस समय मतलब लगभग नहीं मुझे ज़्यादा साल तो हुए नहीं 10th पास के, लेकिन फिर भी उस समय मतलब ग्रीन पीस 365 डेज़ अ ईयर अवेलेबल कराना काफ़ी मुश्किल चीज़ थी, ठीक है? तो बेसिकली ये था और एक बच्चा था जिसकी खेती होती थी। आपने कभी सुना होगा एक कुनरू नाम का फल होता है, आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है इसका मुझे आइडिया नहीं है, पर हमारे यहाँ बेसिकली गोरखपुर उत्तर प्रदेश में उसको कुनरू बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि उसको खाने से बुद्धि कम हो जाती है, ठीक है? तो बुद्धि कम हो ना हो, उस लड़के की हाइट थोड़ी छोटी थी, ठीक है? तो हम लोग उसको भी कुनरू बोलते थे, इसलिए बोलते थे कि वो हमेशा, ठीक है, 365 दिन वो कुनरू की सब्ज़ी लाता था। क्यों लाता था? क्योंकि उसकी खेती होती थी कुनरू की, ठीक है? कुनरू होता क्या है कि परवल देखा होगा आपने, ये तो सबने ही देखा होगा, ठीक है? तो होता है परवल की तरह शेप एंड साइज़ में, थोड़ा लाइट ग्रीन होता है, ठीक है? हल्का हरा रंग का होता है और अंदर रेड-रेड कुछ होता है, ठीक है? वो मतलब मोस्टली नमकीन नमक की तरह लगता है खाने में, ठीक है? तो ये कुनरू तो उसके हिसाब से हम लोग उसका नाम रख देते हैं कुनरू। तो यही इस एक्टिविटी में भी बोला गया है कि आप देखिए अपने दोस्तों में, उनसे पूछिए कि वो क्या लाया है, ठीक है? ये पूरा एक्टिविटी आप पे उसी पे है। अगला एक्टिविटी क्या है कि अब मैंने जैसे बोला कि कुछ नूडल्स लाते थे, ठीक? तो नूडल्स में क्या होगा? नूडल्स होगा, हुँ? नूडल्स में जो नूडल बना होगा, वो किस चीज़ का बना होगा? मैदे का बना होगा। अब इधर बहुत सारे पतंजलि वगैरह और अब काफ़ी ब्रांड्स खुद मैगी ये जो नेस्ले की कंपनी है, खुद उसने भी अब आटा नूडल्स लेते आया है। तरह-तरह के अब तो ओट्स वाला सारा स्वादी चौपट हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अब फूड आइटम्स आपके यहाँ पे लिस्ट किया है उसने, ठीक है? पेन उठा लेते हैं तो लगेगा थोड़ा। ठीक, तो यहाँ फूड आइटम्स इसने लिस्ट किए हैं और यहाँ पे उसमें क्या-क्या इंग्रीडिएंट है। जैसे इसने क्या किया है कि रोटी देखा है, तो रोटी में क्या मिला होता है? आटा और पानी, 2 इंग्रीडिएंट होता है रोटी का। दाल में जो दाल बनती है सभी के घरों में, उसमें क्या होता है? पल्स, पानी, नमक, हल्दी, इसने स्पाइसेस लिख दिया हल्दी की जगह, वो भी हालाँकि एक स्पाइस ही है। दाल में तेल या घी वो ऑप्शनल होता है, ज़रूरी नहीं होता सबके घर में तेल या घी पड़े ही, ठीक है? तो ये बस था, ठीक? अब आता है कि फूड मटेरियल एंड सोर्सेज़। अब देखिए आप, फूड हमें कहाँ से मिलता है, ठीक है? ये जब मैंने रीडिंग लगाया था तो मार्किंग इसमें से जो इम्पोर्टेंट था उसका इसलिए कर दिया था ताकि आप लोग को जब ये पीडीएफ मिले और अगर आप लोगों को देखिए ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं, ये सारी चीज़ें आपको पहले से आती हैं। ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है पढ़ने की, एक बार वीडियो देख लिया मौज-मस्ती के लिए बस हो गया खत्म। ठीक है? जब अगर ज़रूरत होगा, जो चीज़ ज़रूरत होगा वो मैं ज़रूर बोलूँगा आप लोग को अलग से बता दूँगा कि इसको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक? तो बोल रहा है फूड मटेरियल सोर्सेज़ देखिए, सोर्सेज़ क्या होंगे?
हमें फूड मिलते दो ही जगह से हैं, या तो प्लांट से या तो एनिमल से। बेसिक रॉ मटेरियल, अब कुछ लोग बोलेंगे हम तो फैक्ट्री का बना खाते हैं, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल कहाँ से जाता है, ठीक। तो या तो प्लांट से मिलेगा आपको या तो एनिमल से मिलेंगे, तो दो ही हो गए आपको फूड के सोर्सेज। अब बोलेंगे प्लांट में क्या, प्लांट से क्या क्या मिलेगा आपको, तो फ्रूट मिल गया, वेजिटेबल मिल गया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, जैसे कुछ ग्रेन्स हो गए, ठीक है। जैसे इसमें बोला कि इसमें राइस का फील्ड दिखाएगा, यहाँ पे धान होता है ना, पानी लगा होता है उसमें, वो धान की वो जो फसल होती है छोटी छोटी, उसको बोया जाता है। तो राइस की फील्ड ऐसे लगा देते हैं क्यारियों में, ठीक है। यहाँ से पक जाने के बाद फिर उसको पटक पटक के उसमें से अलग अलग किया जाता है, काफी तरह तरह के फिर राइस बनाए जाते हैं उसमें से, ठीक। और एनिमल से हम क्या मिलता है, पहले तो मीट मिल जाएगा आपको, ठीक। मुर्गी, कुछ ऑस्ट्रिच वगैरह ऐसे कुछ प्रजातियां होती हैं जो अंडे देते हैं। और दूध, दूध मतलब अब ये तो नॉनवेज टाइप में हो गया मुर्गी वाला जो भी और मीट वगैरह, लेकिन दूध अधिकतर लोग खाते हैं, उसका सेवन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, जैसे घी, दही, जो भी। तो ये एनिमल से हमको मिल जाता है, ठीक है। आगे अब फिर यही इसमें भी यही बताया गया कि ये इन तीनों जो दो आगे जो दो एक्टिविटीज हुई हैं उनको एक कंबाइन कर दिया है, ठीक है। कि पहले आपको बताना है कि फूड आइटम क्या है, उसके बाद उनमें इंग्रेडिएंट क्या पड़ा है, और सोर्स बता देना है कि वो प्लांट से मिला है कि एनिमल से मिला है, ठीक। जैसे अब चिकन कड़ी, तो चिकन कड़ी में भी कुछ चीजें जैसे ऑयल या घी हो गया, तो ये प्लांट या एनिमल से मिल गया इसको, और स्पाइसेस ये प्लांट से मिल जाएंगे, और चिकन जो है वो एनिमल से मिल जाएगा आपको, ठीक। चिकन कड़ी, ठीक है। अब इसमें अगला जो टॉपिक है हमारा, प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। अब क्या है कि देखिए प्लांट जो होते हैं, ठीक है, तो प्लांट के हर पार्ट को तो हम खाते नहीं। जैसे साग है, साग ये ठंडी का सीजन है, तो साग सब लोग खा रहे होंगे, सभी के घरों में बन रहे होंगे, तो आप साग को देखो तो उसकी डंठल हम लोग नहीं खाते, हम लोग उसकी पत्तियां खाते हैं, ठीक है। साग की हम लोग पत्तियां खाते हैं, तो वो क्या हो गया, लीव्स हो गए। प्लांट पार्ट, उस प्लांट का कौन सा पार्ट हम लोग खा रहे हैं, लीव्स खा रहे हैं। अब गाजर का हलवा, ठीक है, गाजर का हलवा सब खा रहे होंगे, मस्त। आपके घर नहीं बन रहा होगा तो आपके आसपास की दुकानों पे बन रहा होगा। जैसे गाजर का हलवा, मैं जहाँ पहले रहता था बचपन में, वहाँ के गाजर की हलवा की बात ही अलग है। अभी भी जब शुरू होता है ना, तो पहले लोग यहाँ भेजते हैं गोरखपुर में मेरे पास, यहाँ से खाने के बाद फिर वहाँ से वितरण शुरू होता है गाजर के हलवे का। मतलब इतना स्वादिष्ट बना होता है, कभी आप लोग मिलो तो मैं आप लोग को जरूर खिलाना चाहूंगा, ठीक है। तो अगर गाजर के हलवे, बताने का मतलब ये था कि गाजर जो होता है वो क्या खाते हैं आप लोग, वो रूट होता है, वो प्लांट का कौन सा पार्ट है, वो रूट होता है, ठीक है। ये सब जो चीजें हैं ना, मैं वही सब बता रहा हूँ, ठीक है। कहने जैसे मैंने बताया था ना कि दो तरीके हम लोग फॉलो करेंगे, या तो मैं लाइन बाय लाइन इसको पढ़ दूंगा और आप लोग को बता दूंगा, या तो टॉपिक बताऊंगा और टॉपिक के अंदर क्या चीजें दी हुई हैं वो समझा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ बना हुआ है प्लांट, ठीक है। इस हिंदी वालों को भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाए, नहीं तो ये लोग कहेंगे कि भेदभाव हो रहा है। हालांकि कुछ भेदभाव नहीं रहा है, आप लोग को समझाने की कोशिश मैं दोनों लैंग्वेजेस में कर रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। तो ये प्लांट के पार्ट बताए हुए बेसिकली। यहाँ पे जो है, जो मिट्टी के नीचे जो भी हिस्सा है, ठीक है, थोड़ा ये हिंदी पे बोल देता हूँ। मिट्टी के नीचे जो जो भी हिस्सा है, इसको हम लोग बोलते हैं रूट सिस्टम, ठीक है, यानी कि मूल तंत्र, हिंदी, ठीक है। और मिट्टी के ऊपर जो आपका आता है उसको बोलते हैं शूट सिस्टम, यानी कि प्ररोह तंत्र। अब देखिए आप लोग हिंदी मीडियम के जो भी हमारे साथी हैं, आप लोग देखिए, ये कट गया क्या, हाँ आगे आगे। तो हिंदी मीडियम के हमारे जो भी साथी हैं, अगर देखें तो इंग्लिश में देखिए कितना आसान है, राइमिंग कितना बेटर है, रूट सूट। और आप हिंदी में देखिए मूल तंत्र, फिर याद भी नहीं आएगा कि अगला क्या था, प्ररोह तंत्र, ठीक है। तो मैं किसी को बुरा भला नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बस आपको बता रहा हूँ कि देखिए याद होने में और वो, ठीक है। तो ये सूट सिस्टम है और ये रूट सिस्टम हो गया। अब इसमें भी कई सब डिवीजन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस है, ये नोड नोड मतलब जहाँ से ब्रांचेज आपकी निकली होती हैं, ठीक है, ये नोड्स जो निकले हुए हैं, ठीक, जहाँ से ब्रांचेज नहीं उसको नोड बोलते हैं।
तो ये नोड जो दो नोड के बीच की डिस्टेंस है उसको हम इंटरनोड बोल देते हैं, ठीक। ऊपर आएंगे हम लोग तो एक फ्लावर आपको लीफ दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, हरी हरी पत्तियां, अधिकतर प्राय क्या मतलब हरी पत्तियां होती ही हैं। इनकी इसलिए होती हैं कि इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल, जो कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस में काम आता है। वाह, ठीक है। आगे फिर क्या होता है कि फ्लावर्स होते हैं जो कि फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं। तो आपको यहाँ पे फ्लावर्स भी दिखा दिया और फ्रूट भी दिखा दिया। ये पता नहीं कौन से पेड़ का पत्ती है, मतलब फ्रूट है, ऐसा फ्रूट तो देखे नहीं हम, ठीक है, लेकिन है, अब बोल रहा है तो मानना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी है, ठीक है। एनसीईआरटी अगर बोले कुछ ऐसे स्ट्रक्चर वगैरह बना के कि नहीं नहीं मतलब ये ही गधा है, तो आपको मान लेना कि हाँ यही गधा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्लांट के बारे में, प्लांट के पार्ट्स के बारे में। आगे अभी इतने पे नहीं, आगे अभी जब हम लोग क्लास 9th या 10th की इसमें आएंगे तो प्लांट के पार्ट के बारे में डिटेल्स, जो भी फ्लावर्स में ओवरी वगैरह जो भी होते हैं, फिर वो कैसे फ्रूट्स में कन्वर्ट होते हैं, तो वो सब उस समय पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं कि जल्दी से इस चैप्टर को खत्म करते हैं। तो यहाँ पे हो गया, हाँ इसमें एक डिश भी दी हुई है समझाने के लिए। मैं डिश के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। डिश में दिया क्या है कि मतलब समझाने के लिए ही आपको दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि प्लांट होते हैं उनके कई पार्ट हम खाते हैं, ठीक। जैसे कई बार वो कद्दू होता है, कद्दू सभी लोगों ने खाया होगा, कद्दू, कद्दू ही पंपकिन, इंग्लिश में उसको बोलते हैं पंपकिन, ठीक है। तो उसके फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। तो उसका डिश दिया हुआ है कि उसको उसमें एक डिश बनता है बहुत अच्छा, वो बना के कोई हो तो बना के भेज दो भाई। एड्रेस हम लोग का आप सबको पता ही चल गया, ऑफिस एड्रेस, तो वहाँ पे आप लोग भेज दीजिए। तो करना क्या आपको कि कद्दू की जो फ्लावर्स हैं, ठीक है, उसको राइस में मिलाना है और उसको फ्राई कर देना है। तो वो कुछ तरीके का, अब उसको बोलते क्या है ये नहीं दिया हुआ है इस बुक में, ना मुझे पता है, लेकिन ये तरीका दिया है कि कैसे आपको वो फूड बनाना है। तो ये फूड मतलब बताया ये है आपको कि हम लोग लीव्स भी खाते हैं। लीव्स कैसे खाते हैं, साग के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, सिंपल बता सकता था, पर आप लोग को डिश, एक नए डिश के बारे में क्या पता हो कि कहीं का कल्चर ही हो ऐसा खाने का, ठीक है। एनसीईआरटी इसीलिए थोड़े एनसीईआरटी है, इसीलिए है क्योंकि ये आपको वो हर चीज बता देती है जो आपको नहीं पता होता। अब आप किसी से जाके बताना कि ऐसे ऐसे खिलाते हैं, ऐसे ऐसे खाते हैं, फिर वो समझेगा आपको कि आप अलग दुनिया के आए हो, मार्स के, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट हम खाते हैं, ठीक है। प्लांट्स के सारे पार्ट्स खाए जाते हैं, लेकिन सभी प्लांट्स के सब पार्ट्स नहीं खाते। कुछ के रूट्स खाते हैं, कुछ के लीव्स खाते हैं, कुछ के तना खाते हैं, ठीक है। अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग चीज, कुछ के फ्लावर्स खाते हैं। जैसे अब सरसों का आप देखिए, तो सरसों के लीव्स का साग भी बन जाता है। और सरसों के से क्या होता है, सरसों की जो वो फ्रूट होता है, फ्रूट में उसमें तेल निकाले जाते हैं, उसको हम लोग खाते हैं, ठीक है। आगे फिर यही बताया गया कि आपको क्या करना है, चना लेना है, सब लोग खाते हैं, खास करके जो जिम जाने वाले युवा होते हैं, जो प्रोटीन इनटेक युवा या युवती, माफी चाहूंगा, जो जिम जाने वाले युवा या युवती होते हैं, तो प्रोटीन इनटेक के लिए ऐसा माना जाता है कि चने में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि प्रोटीन लेंगे, उसको भिगोएंगे, सॉरी चना लेंगे, उसको भिगोएंगे, ठीक है। और एक दिन रखने के बाद देखिए, पहले मैं ये था, अब मैं ये हो गया, भिगोने के जाने के बाद मैं ये हो गया, तो देखा आपने। तो ऐसा कुछ ये चना आपसे बोल रहा है, ठीक है। तो पहले ये ऐसा था, एक दिन जब भिगो गया तो उसमें स्प्राउटिंग हो गई। स्प्राउटिंग यानी कि हिंदी में उसको बोलते हैं अंकुरित, अंकुरित चना, अंकुरित ये मूंग दिया हुआ है, ठीक है। मैं आपको चना बता दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, अंकुरण चना में भी होता है और ये मूंग है, ठीक है। तो ये मूंग दिया हुआ आपका, ये सफेद सफेद इसमें निकल जाता है। अब क्या होता है ना, अब एक दिन और छोड़ोगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। तो ये बता रहा है कि आप उसके, ये जो होता है ना, ये रूट होते हैं उसके, ठीक है। आप मिट्टी में प्लांट कर दोगे तो ये आगे चल के ऐसा कुछ निकलेगा इसमें से, और ये दो फट जाएंगे, ठीक है। और इसमें से ऐसे शूटिंग निकलेगी, ये मिट्टी में चला जाएगा और एक ऊपर चला जाएगा, ठीक है। एक रूट बन जाता है, एक सूट सिस्टम में डेवलप हो जाता है। कभी प्लांट करके देखना, ये मैंने करके देखा, इसलिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो कहने मतलब है कि इसको भी हम लोग खाते ही हैं, ठीक है। अब हम लोग तो मतलब आदमी थे, हाँ ये चना भी बताया हुआ भाई, देखो यहाँ चना ही बताया गया, ठीक है। तो ये चना भी ऐसे ही डेवलप होता है, स्प्राउटिंग होती है उसकी, अंकुरित होता है, ठीक है।
आगे अब बताया गया कि व्हाट डू एनिमल्स ईट। कि जानवर क्या खाते हैं, तो जानवर भी वही खाते हैं जो इंसान खाते हैं। डिफरेंस क्या होता है बेसिकली आप देखिए तो हम लोग पका हुआ खा लेते हैं। कुछ लोग अब नया ट्रेंड चला हुआ है कि सी फूड और तरह-तरह के फूड्स हैं जिनको कच्चे भी खा रहे हैं, ठीक है? जानवर भी क्या खाते हैं कि कच्चा खा लेते हैं। पका उनको कब मिलता है कि जब कभी जंगल में आग लग गई, कोई हिरन वगैरह मर गया तो शेर अगर खाता है तो उसको वो पका मिल जाएगा। हम लोग ऐसा माना जाता है कि जब मानव सभ्यता का विकास नहीं हुआ था तो इन्होंने आग कैसे पता चला कि आग में पका के खाने से भोजन और टेस्टी हो जाता है, ठीक? जंगल में कहीं आग लगी होगी, ठीक है? हम लोग भी पहले मीट मुर्गा सॉरी गलती से मतलब हिरन वगैरह जो भी जंगल में रहते होंगे, हम लोग इन्हीं सब खाते थे, ठीक है? तो आग लगी होगी, पा गया होगा कोई मरा हुआ ऐसे आग लगा हुआ फ्राइड, तो फिर उसको लगा होगा कि हाँ, अब आग में पका के खाना चाहिए, तो खाना शुरू कर दिया। तो यही बोल रहा है। तो कहने में ये है कि हमारे और जानवरों में अंतर बस यही है कि हम लोग पका हुआ खाते हैं, जानवर कच्चा खाते हैं। इसके अलावा कोई और अंतर नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि नहीं, नहीं हमारे यहाँ तो जो शेरू है, ठीक है? हमारे वहाँ जो शेरू है वो तो प्रोसेस्ड फूड खाता है, मस्त उसको फ्राइड करके देते हैं, ठीक है? पेडिग्री देते हैं, वो मस्त एकदम प्रोसेस रहता है उसका। तो नेचुरली मैंने बात कही है कि नेचुरली अगर खाते जैसे ये गिलहरी बनाया हुआ है, ठीक है? ये गिलहरी क्या है जैसे अगर आप लाल किला जाते हैं दिल्ली में लाल किला है तो आपको बहुत सारी गिलहरियाँ मिलेंगी, ठीक है। एक बार हम लोग गए थे वहाँ पे मूँगफली ले लिए थे, वो एक उस हाथ पे रख के आके बैठ गई हाथ पे। एक मूँगफली ले रही थी, मुँह में रख रही थी, फिर ये नहीं कि लेके भाग जाएँ, फिर वो दूसरी मूँगफली भी लेके फिर दूसरे साइड घुसा ले रही थी। फिर तीसरी मूँगफली लेके फिर ले गई, जब तक सारी मूँगफली मेरे हाथ में से खत्म नहीं हो गई, तब तक वो लेके खाती रही उसको, ठीक है। तो हम लोग सामने से अगर कुछ दे देते हैं प्रोसेस करके तो उसको वो नहीं मान जाएगा, लेकिन अगर बेसिकली देखिए आप लोग तो जानवर अनप्रोसेस्ड फूड ही खाते हैं। जैसे शेर है, जंगल में शिकार करेगा तो हिरन को पका के नहीं खाएगा कि अरे अब तो मार लिए, मस्त नाइट आउट करेंगे, ठीक है, शेरनी के साथ और डंडा वगैरह लगा के उस पे, ऐसा नहीं होगा। वो जैसे हालत में उसको मारेगा वैसे ही खाएगा, ठीक है। कोई गाय भैंस है, साग की मैं बात किया हूँ अभी, जैसे इंसान साग पका के खाते हैं प्रॉपर, ये नहीं कि पत्ती तोड़े खाना शुरू कर दिए, नहीं ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर कोई गाय है, किसी साग के खेत में घुस गई, तो ये नहीं कि अच्छा चलो इसको पहले चर लेते हैं, फिर इसको पकाएँगे और मस्त खाएँगे। ऐसा कुछ नहीं होता, वो लोग चरते हैं डायरेक्ट उसको खा लेते हैं। बस बोला यही है, ठीक है। अब आगे इसमें क्या बोला है, कैटेगराइज़ किया गया है, ठीक है। ये सबको पता होता है कि देखिए सर्वाहारी होता है, मांसाहारी होता है और शाकाहारी होता है, ठीक है। सर्वाहारी यानी कि ओमनिवरस, ओमनिवरस क्या होता है कि जो सब खाए, सर्वाहारी मतलब सब खाए, बिना भेदभाव के हम मुर्गा भी खाएँगे, हम फ्राइड राइस भी खाएँगे, हम नूडल्स भी खाएँगे, ठीक है। शाकाहारी क्या होता है कि जो शाक, ठीक है, यानी कि जो सिर्फ़ साग-सब्ज़ी ये सब खाते हैं, ठीक है? प्लांट्स के बेसिकली कि जो प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं, ठीक है? और एक होता है मांसाहारी, ठीक है? जो सिर्फ़ मांस खाते हैं। तो इंसानों में इंसान क्या होते हैं, अधिकतर इंसान ऐसे होते हैं कि जो सर्वाहारी होते हैं या शाकाहारी होते हैं। बहुत कम ऐसे या फिर होंगे भी नहीं ऐसे कि जो सिर्फ़ मांसाहारी इंसान हो। लेकिन जानवर क्या होते हैं कि कई जानवर होते हैं सिर्फ़ मांस खाते हैं, ठीक है? वो साग, सब्ज़ी ये सब नहीं खाएँगे। कई जानवर होते हैं जो सिर्फ़ साग खाएँगे। जैसे गाय को अगर आप देखो, गाय कभी नॉन-वेज नहीं खाएगी, नॉन-वेज इन द सेंस हाँ, नॉन-वेज नहीं खाएगी वो, ठीक है? गाय हमेशा साग-सब्ज़ी और एक ये भी था कि गाय दूध नहीं पीती, लेकिन भैया पीती है। गाय का अगर बछड़ा आप देखोगे तो जब छोटा होता है तो माँ के दूध पे ही वो डिपेंडेंट रहता है, ठीक है? वो डायरेक्ट उठते ही वो जो फॉडर आप उसको देते हो, ठीक है? वो नहीं खाने लगता। वो क्या खाता है कि माँ के दूध पे डिपेंड रहता है। तो गाय वगैरह जो भी होते हैं ये साग वगैरह पे और शेर वगैरह जो होते हैं ये मांस, मछली जो भी आप दे दें, मछली तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है? तो ये मांसाहारी और शाकाहारी का हो गया और ओमनिवरस इंसान जैसे हम लोग हम लोग भी क्या होते हैं कि कई लोग बोलते हैं नहीं, नहीं मैं तो कंप्लीटली एकदम जो है शाकाहारी हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। होता क्या है कि कई बार हम लोग दवाएँ खाते हैं अनजाने में, जानबूझ के नहीं, अनजाने में उन दवाओं की जो कोटिंग होती है या उसके जो इंग्रीडिएंट्स होते हैं वो एनिमल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है? तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि ना जानते हुए भी हम लोग क्या हो जाते हैं, ओमनिवरस की कैटेगरीज़ में आ जाते हैं।
ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये पहला चैप्टर जो कि था फूड, ये खत्म हो चुका है। ठीक, अगले चैप्टर पे हम लोग बढ़ने से पहले मैं आपसे बोलूँगा कि ये जो मतलब करने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो एक आध क्वेश्चन इसमें से देख के और खुद से मतलब दिमाग में थोड़ा सोच लीजिएगा उसके बारे में बस। किसी से बताइएगा भी नहीं कि मैं 6 के साइंस के एनसीईआरटी ये वाली पढ़ी हूँ, ठीक है। अब अगला चैप्टर हमारा जो हिंदी को साथ लेके चलते हैं भाई, हम भी तो हिंदी वाले ही हैं, ठीक है। वो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी कि भोजन के घटक। इसमें भी वही चीज़ है, जो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा ना, बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज़ है, ठीक है। कुछ अलग नहीं है, थोड़ा और विस्तार से बताने की इसमें कोशिश की गई है। मतलब कि बताया गया इसमें क्या बताया गया मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि पहले हम लोग क्या देख रहे थे कि इडली देख रहे थे, इडली दाल, चावल और इन सब से बना हो रहा था, ठीक है। अब देखेंगे कि वो दाल में क्या मिलता है, मतलब प्रोटीन है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, वो चीज़ हम देखेंगे, ठीक। तो इसमें हमारा जो टॉपिक है, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, मतलब जो अलग अलग के भोजन हम लोगों ने देखे हैं उसमें क्या मिल रहा है आपको, ठीक है। तो इसमें एक छोटा सा डिफिनीशन है, कहीं पे भी मेंस वगैरह में अगर पूछ दे तो एकदम छाप के आ जाना है उसको बिना किसी भेदभाव के, ठीक, क्योंकि ये एनसीईआरटी की डिफिनीशन है। तो बोलता क्या है कि जो फूड के इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है, सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। कि जो फूड के इंग्रेडिएंट्स हैं उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि फूड हिंदी में बता देते हैं कि जो भोजन के कुछ भाग होते हैं, मतलब संघटक हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है इसमें, हाँ, संघटक यानी जो भोजन के कुछ घटक हैं, ठीक है, जो कि हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको हम न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व कह देते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर, ठीक है, तो उनको वो कौन-कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे फूड में होते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। ये मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हिंदी में बता देता हूँ, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, ये तो आपको इंग्लिश वाले हो गए, फैट यानी कि वसा, और विटामिन यानी कि विटामिन, ठीक है, तथा खनिज लवण यानी कि मिनरल्स। ये हो गए आपके हिंदी और इंग्लिश में न्यूट्रिएंट्स कौन-कौन से हैं, ठीक है। ये आपका इतना हो गया। अब आगे एक्टिविटी 2 बताया गया है, मतलब अब कैसे पता करेंगे कि आपके भोजन में कंपोनेंट में क्या-क्या दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि स्टार्च का आपको अगर पता करना रहे तो कैसे पता करोगे आप स्टार्च? तो आलू में जो होता है स्टार्च होता है, ठीक? सबको पता होता है कि आलू में, नहीं भी पता है तो कैसे पता लगाएँगे कि आलू में स्टार्च है कि नहीं है? तो आपको क्या करना है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लेना है, ठीक है? ठीक है? डाइल्यूट आयोडीन आपको मिल जाएगा किसी भी केमिकल शॉप में या मेडिकल शॉप में। इसका एक्सपेरिमेंट करने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है? जल्दी-जल्दी कंप्लीट कराना है, इस वजह से अगर मतलब वादा तो नहीं करूँगा पर पूरी कोशिश रहेगी कि ये एक्सपेरिमेंट जो आयोडीन वाला है या फिर जो भी आगे एक्सपेरिमेंट्स आते हैं उन सबको कंप्लीट करके एक सेपरेट वीडियोज़ में शॉर्ट टाइप में आपको दिखा दिया जाए, ठीक है? तो आपको करना क्या है, डाइल्यूट आयोडीन, डाइल्यूट मतलब कि आप उसको पानी में मतलब विलयन करते हो उसका, ठीक है? विलयन ही बोलते हैं ना डाइल्यूट में? हाँ, विलयन, ठीक है? तो पानी में उसका विलयन करते हो, तो वो डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, अब आप उसको फूड आइटम्स पे डालना है, ठीक है? अगर ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है, ब्लू ब्लैक यानी कि नीला-काला हिंदी में, हाँ, अगर वो नीला या काला रंग का हो जाता है, ठीक है? तो उसमें मंड यानी कि स्टार्च प्रेज़ेंट है, ठीक है? तो ये आपका स्टार्च की टेस्टिंग होती है। करना क्या आपको? फूड प्रोडक्ट लेना है, जो भी आपको टेस्ट करना है कि इसमें स्टार्च है या नहीं। आयोडीन का वो लेना है, सॉल्यूशन लेना है, उसको डाइल्यूट करना है और 2-3 ड्रॉप्स आपके अपने टेस्टिंग फूड पे आपको डाल देना है, ठीक है? अगर वो ब्लू ब्लैक कलर का, ये एग्ज़ाम्स में पूछ सकता है, ठीक है? पूछेगा क्या कि स्टार्च टेस्ट करने के लिए कौन-सा केमिकल यूज़ होता है? आपको 4 दे देगा, ठीक है?
तो उसमें से आप एक जान लोगे कि आयोडीन होता है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि कौन सी कलर आती है, तो ब्लू ब्लैक कलर आती है। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगला है टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन को कैसे टेस्ट करेंगे, इसकी भी तरीके बहुत आसान तरीके हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कौन कौन से केमिकल होते हैं। ठीक है, आपको क्या क्या यूज करना है कि कॉपर सल्फेट यूज करना है और कॉस्टिक सोडा। ठीक है, 2 केमिकल हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा लेना है और कॉपर सल्फेट लेना है। अब आपको क्या करना है कि 2 बूंद कॉपर सल्फेट का लेना है और 10 बूंद कॉस्टिक सोडा का लेना है। ठीक है, और जो भी फूड आइटम्स है उसको एक टेस्ट ट्यूब यानी कि परखनली में डालना है। ऐसा कुछ होता है, देखिए बच्चे ने लिया हुआ है यहाँ पे, इसी में दिखा देते हैं या ऐसे अलग बनाते हैं। तो ये आपका टेस्ट ट्यूब है, यहाँ आपका फूड वो है। ठीक है, इसमें आप डालेंगे कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा। ठीक है, डालेंगे तो ये रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके कुछ कलर चेंज शो करेगा। अगर अगर वॉयलेट यानी कि बैंगनी कलर या वॉयलेट रंग का हो जाता है, तो ये बताता है कि उस फूड प्रोडक्ट में प्रोटीन की उपलब्धता है, यानी कि वहाँ प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चार्ट दिया हुआ है, ये आपको बता देना है कि मतलब ये बना दिया है कि स्टार्च है, प्रोटीन है, फैट है, और रॉ पोटैटो में देखेंगे, मतलब वो टेस्ट कर करके आप इतने सैंपल्स ले रहे हो। ठीक है, इतने आप सैंपल्स ले रहे हैं और जो ये टेस्टिंग मेथड्स बताए गए आप उसको टेस्ट कर करके बता रहे हो कि हाँ इसमें स्टार्च प्रेजेंट है, हाँ इसमें ये प्रेजेंट है। तो ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, कहीं पूछेगा नहीं। जो पूछने वाला था कि प्रोटीन टेस्ट के लिए क्या क्या यूज करोगे, तो आप कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा यूज करोगे। अगर और पूछेगा तो ये पूछ देगा कि बैंगनी रंग, मतलब कौन सा रंग बनता है, तो आपको बताना है कि बैंगनी रंग बनेगा। ठीक है, यानी कि वायलेट रंग बनेगा। अब आ रहा है कि फैट को कैसे टेस्ट करोगे। फैट को टेस्ट करने का सबसे आसान तरीका ये बताया गया है कि आपको क्या करना है कि वो जो भी फूड प्रोडक्ट है लेना है और पेपर ले लेना है। ठीक है, उसको पेपर के बीच में ऐसे, पेपर आसपास है नहीं, खैर बताते हैं। ये मान लीजिए ये पेपर है आपका, ठीक है, फूड प्रोडक्ट यहाँ रखे और पेपर को ऐसे दबा देना है। अगर पेपर पे ऑयली हो जाता है, पेपर ऑयली अगर हो जाता है, तो इसका मतलब उसमें फैट प्रेजेंट है। ठीक है, आपने जो भी फूड प्रोडक्ट लिए हैं उसमें आपका फैट प्रेजेंट है। इसमें कोई कलरिंग वगैरह का नहीं है झंझट, इसमें कौन सा आप वो यूज कर रहे हैं, तो इसका भी कुछ नहीं है। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो हमारा है, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा क्या हो जाता है हमारे शरीर में कि मतलब जरूरी ही क्यों होते हैं हमारे लिए। ये इस मतलब इस टॉपिक में इसमें हम लोग ये जानेंगे कि पोषक तत्व क्या क्या करते हैं। और ये टॉपिक अभी आगे एक चार्ट आएगा, उसको आप लोग या तो कहीं नोट डाउन करके आंख के सामने चिपका लेना, या तो उसकी स्क्रीनशॉट लेके वॉलपेपर वगैरह सेट कर लें, क्योंकि हर एग्जाम में कोई एग्जाम आप दे रहे हो तो एक क्वेश्चन तो पक्का पक्का ही आता है, कंफर्म्ड है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर कर देना। ठीक है, अब जैसे इसमें बताया कि फैट और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये हमको एनर्जी देते हैं। ठीक है, यही बता रहा है आपको इसमें कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फैट और कार्बोहाइड्रेट भी न्यूट्रिएंट है एक तरह का, तो क्या होता है कि वो हमको एनर्जी देता है। अगला विटामिन ए, विटामिन ए क्या करता है, मतलब विटामिन क्या करता है, विटामिन ए क्या करता है, स्किन और आईज को हेल्दी रखता है। ठीक है, विटामिन सी जो होता है, हेल्प्स टू फाइंड बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीजेज, मतलब आपको आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, जिससे आप बीमारियों से लड़ सकते हैं। विटामिन डी क्या करता है, विटामिन डी क्या करेगा, आपके बोन्स और टीथ, कई लोगों को क्या होता है ना, दांत वात झड़ने उड़ने लगते हैं। ठीक है, तो विटामिन डी क्या करेगा आपको कि बोन्स और टीथ को कैल्शियम, मतलब कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, तो उनको स्ट्रांग करेगा। ठीक है, मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। मिनरल्स आप सच में देखें तो बहुत कम, जैसे आयरन वगैरह जो हो गए बहुत कम अमाउंट में बॉडी के द्वारा नीडेड होते हैं। और प्रोटीन, जैसा कि मैंने पहले बताया है, प्रोटीन क्या होता है कि बॉडी बिल्डिंग फेट होता है। ऐसा जैसे बताया था ना कि अभी जो युवक या युवतियां जिम जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि प्रोटीन ऐसा वो लोग प्रोटीन अलग से इंटेक करते हैं, किडनी वगैरह खराब कर लेते हैं हालांकि, लेकिन वो प्रोटीन का इंटेक इंटेक करते हैं
अलग से, ताकि उनके मसल्स वगैरह जो भी ग्रो कर जाते हैं यहाँ पे, ठीक है? जो भी जहाँ पे भी बॉडी पार्ट्स में वो मसल बढ़ाना चाहते हैं तो ठीक है? तो विटामिन क्या करता है, ठीक है? फैट और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ठीक है? और प्रोटीन क्या करता है, ये आप लोग को पता चल गया। अब बताया कि जो विटामिन होते हैं, उसके कई प्रकार होते हैं, विटामिन ए, सी, डी, ई के। अब आगे चल के आप लोग पढ़ोगे कि कुछ फैट सोल्यूबल होते हैं, कुछ वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है? तो ये सब आगे पढ़ोगे और ये सब इम्पोर्टेंट है काफ़ी, ठीक है? आगे चल के आप लोग को ये सब बताया जाएगा कि कौन से फैट सोल्यूबल हैं, कौन से वाटर सोल्यूबल हैं, और इन सबको आप लोग को नोट भी करते जाना है, क्योंकि एग्जाम में सीधे पूछ देगा कि इसमें से कौन सा फैट सोल्यूबल नहीं है, इसमें से कौन सा वाटर सोल्यूबल नहीं है, ठीक है? अगर आपने देख लिया, और ट्रिक भी बता दूंगा मैं कि कैसे उसको याद करना, तुरंत देखते हैं वो क्वेश्चन आप लोग का जरूर हो जाएगा, ठीक है? ये सब चीजें आपने स्कूल में पढ़ी है, इसमें तो कोई बोल भी नहीं सकता कि नहीं नहीं हम तो साइंस वाले हैं तो हमने नहीं पढ़ा, नहीं नहीं हम आर्ट्स वाले हैं तो नहीं पढ़ा। 10 तक तो सबने पढ़ी है, ठीक है? बस डिफरेंस अब और तब में क्या है कि पढ़ने का अप्रोच अलग है। पहले क्या होता था कि सब्जेक्टिव होता था, ठीक है? आपको आंसर देने होते कि बताओ कार्निवोरस एनिमल्स किसको कहते हैं। गुरुजी पूछते होंगे आपके, जो भी स्कूल में होते हैं, या फिर पेपर में आता था। अब अलग चल गया, अब आपसे पूछा जाएगा कि प्रोटीन का पता लगाने के लिए कौन कौन से केमिकल यूज होते हैं और कौन सा कलर आता है, ठीक है? तो ये आपका अप्रोच अलग हो रहा है पहले जो आपने क्लास 6 टू 10th पढ़ी थी उससे। अब आगे पढ़ते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, आप ये भी एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है कि आवर बॉडी आल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब पूछ देगा कि सनलाइट के प्रेजेंट में हमारी शरीर कौन सी विटामिन प्रिपेयर करती है, ठीक है? तो आप मतलब उसमें ऑप्शन दे देगा, तो आप लोग टिक करोगे विटामिन डी और बोलोगे यूपीएससी हिंदी ने पढ़ाया था, मेरा ये हो गया। ये हिल जा रहा है यार, बार बार गायब हो जा रही है स्क्रीन ही। कुछ इसका सोल्यूशन करते हैं, अभी तो क्लास काट नहीं सकते, ये तो कम से कम, ठीक है? तो ये आपका हो गया। अब आते हैं आगे के टॉपिक्स पे। फिर फूड में आपके क्या होता है, पानी होता है। पानी वगैरह क्या करेगा कि जो न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हो उसके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कैरी करना, क्योंकि पानी से क्या होगा ना कि अब जैसे कोई चीज़ गोल है, इसको आप ऐसे समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा सच में नहीं हो जाता ये कि नहीं सर तो गलत बता रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता, समझने के लिए बताता हूँ। जैसा कोई चीज़ है, मान लीजिए ये फ़ोन है, इसको मैं छोड़ दूँ ऐसे तो कहीं नहीं चलेगा, मतलब नीचे गिर जाएगा, वो तो ग्रेविटी के उसमें, ठीक है? लेकिन कहीं नहीं चलेगा, वैसे ऐसे रखा हुआ। लेकिन अगर इसको अभी यहीं पानी भर दूँ और उसमें छोड़ दूँ, तो वो तैरने लगेगा, अगर डूबने वाला नहीं है तो, ठीक है? बॉडी वेट इसका ऐसा नहीं कि ये डूब जाए, तो ये तैरने लगेगा उसमें। तो ये पानी भी वही काम करता है, न्यूट्रिएंट्स को लेगा, अपने में मिलाएगा, और सोल्युबिलिटी होती है ना पानी में, पानी पानी में अधिकतर चीज़ें सोल्यूबल होती हैं, ठीक है? तो वो क्या करेगा, सोल्यूबल उन सबको अपने अंदर समाहित कर लेगा पानी, और जगह-जगह डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में आपके न्यूट्रिएंट्स को भेज देगा, ठीक है? तो ये बताया गया कि पानी क्या करता है। अब आगे आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंस डाइट, ठीक है? आजकल कोई बैलेंस डाइट लेता-वेता है नहीं। सब लोग या तो जिम पे जाते हैं या तो बस हाँ, ठीक है जी रहे हैं खाने के लिए, ठीक है? बैलेंस डाइट इसमें मैं आपको दिखाऊँगा कुछ डेफिनिशंस, आगे मतलब मैंने नोट किए हैं वहाँ के डब्ल्यूएचओ वगैरह के साइट से, ठीक है? अगर मेंस एग्जामिनेशन में पूछता है तो डायरेक्ट आप उसको यूज़ करके और अच्छे नंबर गेन गेन कर सकते हो। बैलेंस डाइट मतलब कहता क्या है कि जैसे कई लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि खाना तो खाते हैं, अब वो कई लोग की आदत होती है वो रोटी से नमकीन खाते हैं, ठीक? तो उसमें क्या होगा कि जो भी विटामिन, मिनरल, जो भी कार्बोहाइड्रेट, फैट जो बॉडी को नीडेड होगी आपकी, तो वो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है? वो पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि रोटी जाते-जाते क्या मिलेगा आपको, नमकीन से आपको क्या मिलेगा? थोड़ा बहुत फैट, थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट, लेकिन जो मिनरल चाहिए आपको शरीर के लिए, जो चलने, दौड़ने, पढ़ने, ठीक है? जो जैसे आँख को मजबूत रखने के लिए, दाँत वगैरह को मजबूत रखने के लिए, जो आपको मिनरल्स वगैरह चाहिए, विटामिन्स चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगा। जैसे अभी केबीसी में देख रहा था तो उसमें एक महिला आई थी, वो बोल रही थी कि उनको इलायची इतना पसंद है कि वो रोटी के साथ इलायची खा लेते हैं। मतलब रोटी के साथ इलायची खाती हैं वो। तो उनकी मतलब उनकी भूख तो शांत हो जाएगी, ठीक है? पर उनको जो मिनरल्स चाहिए, जो विटामिन चाहिए, वो सब पूरे नहीं होंगे, ठीक है?
तो यही बोल रहा है कि बैलेंस डाइट वो होते हैं कि जो भी हमारे शरीर को चाहिए, ठीक है? उचित मात्रा में जो भी विटामिन, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट सब ज़रूरी है, जो भी चाहिए, अगर आपके डाइट में वो मिल रहा है, तो वो आपका बैलेंस डाइट हो जाएगा, ठीक है? जैसे कि आप फूड में देखिए हमारे घरों में क्या बनता है कि इसीलिए प्रॉपर दाल से आपको प्रोटीन मिल जाती है, रोटी में थोड़ा-सा रफेज, ठीक है? थोड़ा-सा चावल अगर स देखिए तो फैट, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च ये सब आपको मिल जाएगा। चावल, दाल, फिर सब्जियों में अगर आप देखें तो जैसे साग बताया ना, साग में आयरन वगैरह आपको मिल जाएगा। तो ये आपका एक बैलेंस डाइट हो जाता है। तो रोटी, सब्जी, चावल, दाल इसीलिए हमारे बहुत घरों में बहुत पहले से खाने की परंपरा होती है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि लोग कई बार डाइट में चूक कर देते हैं तो विटामिन सी उनके शरीर से क्या जैसे बोल रहा है यहाँ पे कि जब हम भोजन पकाते हैं, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा पका देने पे जो उसके न्यूट्रिएंट्स और विटामिन होते हैं, तो वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है? जैसे वो कोई भी मान लीजिए आप आयरन का भी बॉल ले लीजिए अगर और बहुत ज़्यादा हीट कर दिए तो नष्ट हो जाएगा। ये सिर्फ़ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा असली में होता नहीं है, इसको बिल्कुल भी गलत सेंस में ना लीजिएगा आप लोग, ठीक है? तो ठीक है, तो ये जो आप बहुत ज़्यादा पका देते हैं, जैसे अब यहाँ पे अब सूप सूप अगर आप देखो, तो सूप क्या होता है, एक्सट्रैक्ट होता है आपका बहुत ज़्यादा, जितने भी आपके फलों के मिनरल्स वगैरह होते हैं ना, वो एक्सट्रैक्ट होके आपको वाटर के फॉर्म में मतलब लिक्विड फॉर्म में आपको मिल जाता है पीने के लिए, ठीक है? तो लेकिन अब जो सूप बनने के बाद जो सब्जियाँ बची, क्या उसमें वो प्रोटीन, मिनरल और वो बची रह जाएँगी? नहीं, क्योंकि वो तो सारा छन के, सारा निचोड़ के वो क्या होता है ऑस्मोसिस होता है और जो भी उसके अंदर वो होते हैं, वो सारे बाहर आ जाते हैं छन के, तो सूप में मिल जाते हैं आपको। तो यही इस टॉपिक में बोल रहा है कि जो भी उसके मिनरल, विटामिन होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा पका देते हैं, जैसे राइस को बहुत ज़्यादा अगर आप धुल देते हैं, ठीक है? वॉश तो उसके जो भी इंग्रीडिएंट्स होते हैं, वो वॉश आउट हो जाते हैं। हाँ? तो इसके कहने का मतलब है कि राइस को 1-2 पानी ही धुलना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि जो उससे हमको चाहिए, वो भूख तो शांत हो ही हमारा, पर उससे जो भी हमको चाहिए वो भी हमको मिलता रहे, ठीक है? विटामिन सी की कमी हो जाती है, आपने कई बार सुना होगा कि लिम्सी-टैब नाम की एक गोली आती है, वो दी जाती है। कई लोग में विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है फूड पकाते समय, तो वो लिम्सी टैबलेट बोला है कि तुम खाओ उसको, वहाँ से तुमको लिम्सी-टैब से विटामिन सी की तुम्हारी कमी पूरी हो जाएगी, ठीक है? अब ये जानते हैं इसका क्या नाम है? इसका नाम है बूझो। ये मतलब जैसा ये दिख रहा है वैसा ही नाम भी है इसका बूझो, ठीक है? खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पे एक टर्म डिफाइन किया गया है ओबेसिटी, उसको मैं यहाँ से लेके आता हूँ। ये डेफिनिशन मैंने डब्ल्यूएचओ की साइट से उठाया हुआ है। इसमें बोलता है कि ओवरवेट एंड ओबेसिटी आर डिफाइंड एज एबनॉर्मल और एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन दैट प्रेजेंट अ रिस्क टू हेल्थ। मतलब कि जब एक्सेसिव, ठीक है, फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं ओवरवेट या ओबेसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब कब कब हम बोलेंगे कि ये ओवरवेट है और कब हम बोलेंगे कि ये ओबीज है, ठीक है। तो अगर ए बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई ओवर 25 इज कंसिडर्ड ओवरवेट एंड ओवर 30 इज ओबीज। अगर 25 है, अगर आपका बीएमआई निकालने का तरीका क्या होता है कि आपका जो भी बीएमआई का तरीका होता है कि बॉडी वेट जो भी है, ठीक है, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं आपके हाइट के स्क्वायर से। तो यहाँ से आपका बीएमआई आ जाता है, हाइट के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो आपका बीएमआई आ जाएगा। अगर वो 25 है तो आप ओवरवेट हैं, ठीक है, मतलब 25 से ज़्यादा है तो आप ओवरवेट हैं, और अगर 30 से ज़्यादा है तो आप ओबीज हैं, ठीक है। अगर 30 से ज़्यादा तो आप ओबीज हैं। ये डायरेक्ट आप अगर मेंस में अगर पूछ दे ओबेसिटी या फिर कोई हेल्थ वगैरह से रिलेटेड आता है तो आप डायरेक्ट ही डाल सकते हैं ये डिफिनीशन, ठीक है। इसमें कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं, ये अगर डिफिनीशन ना डाले तो ना डालें, आंकड़े तो जरूर डालें कि 4 मिलियन पीपल डाइंग ईच ईयर एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग ओवरवेट और ओबीज। मतलब हर साल 4 मिलियन लोग मरते हैं, किस लिए? मोटापे की वजह से। समझ रहे हैं? ना कार मार रही है, ना बीमारी मार रही है, ना कोविड मार रहा है, इन लोगों को मोटापा ही मार दे रहा है। तो अब यहाँ पे
वापस आते हैं ये आपको ओबीज वाला ये समझा दिया आपको मैंने। अब यहाँ आते हैं डिफिशियंसी डाइजीज पे। डिफिशियंसी डाइजीज मतलब वही बताया मैंने कि आपको मतलब बहुत दिन से कोई पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं मिला, आप रोटी नमकीन खाए जा रहे हो, आपको न्यूट्रिएंट नहीं मिला, तो आपके शरीर में क्या हो गया, पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, तो वो आपको डिफिशियंसी डिजीज यानी कि क्या बोलते हैं, अभावजन्य रोग, अभाव हो जा रहा है आपके शरीर में, ठीक है, तो उससे जो जनित रोग होंगे उसको हम बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीज यानी कि अभावजन्य रोग। यहाँ पे लिखा हुआ है अभावजन्य रोग, ठीक है। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज फॉर अ लॉन्ग टाइम ही इज लाइकली टू हैव स्टंटेड, मतलब अगर किसी को प्रोटीन नहीं मिल रहा है बहुत देर तक, ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना कि बताया था ना शुरू में कि मेरा एक दोस्त कुनूरू लाता था, अब वो सिर्फ कुनूरू ही लिए जा रहा है, ठीक है, अब उसके जो पोषक तत्व हैं उसको तो मिल रहे हैं, लेकिन प्रोटीन की जो जरूरत होती है वो उसको नहीं मिल रहा है, तो वो उसकी हाइट छोटी रह गई, तो इसलिए हम लोग उसको कुनूरू बोलते थे, ठीक है। तो उसका स्टंटेड ग्रोथ रह जाएगा यानी कि छोटा रह जाएगा वो, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और तरह तरह की बीमारी हो जाती हैं उसको, ठीक है। तो ये आपका ये टॉपिक भी खत्म हो गया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट आज के पूरे क्लास का जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ था वो आपके सामने ये है, ठीक है। इसको आप लोग रटिए, जो करिए आँख के सामने लिस्ट बना के रख लीजिए, जैसे जो मर्ज़ी करिए लेकिन इसको करिए, ये हर एग्ज़ाम में पूछता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि इसको भैया रटना है। यानी घोंटा मारना मतलब हमारे में बोलते हैं उसको रटना है। जैसे पूछ देगा आपको कि विटामिन ई, ठीक है, उससे क्या होता है और उसके सिम्पटम्स क्या होते हैं? तो बेसिकली ये भी पूछ तो ये भी सकता है, पूछ तो ये भी सकता है, पर ये पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं कि विटामिन ई की कमी से क्या होगा? तो लॉस ऑफ विज़न हो जाएगा। विटामिन बी1 से क्या होता है? बेरी-बेरी। ये कॉमन क्वेश्चन है हर एग्ज़ाम में, सीयूईटी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, एसएससी, कहीं पे भी आप देखेंगे ना, तो ये ज़रूर पूछेगा विटामिन बी1 की कमी से कौन-सी बीमारी होती है, ठीक है? तो बेरी-बेरी हो जाता है। विटामिन सी ये भी बहुत पूछा जाता है, तो स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी से क्या होता है? आपको रिकेट्स हो जाते हैं, ठीक है? कैल्शियम की कमी से क्या होगा? कैल्शियम तो सबको पता ही है, मतलब ईज़ी है, तो इसलिए पूछता भी नहीं है। लेकिन ये जो बी1, सी और डी वाला था और ए वाला, तो ये ज़रूर पूछता है। आयोडीन, आयोडीन से क्या होता है? गोइटर यानी कि घोंघा। ये यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ लोग के यहाँ पे निकल जाता है, तो उनको आयोडीन युक्त नमक खिलाया जाता है। नेशनल टीवी पे पहले प्रचार देता था कि आयोडीन युक्त नमक खाएँ, घोंघे आदि बीमारियों से छुटकारा पाएँ, ठीक है। अब आयरन की कमी से क्या होता है? अनीमिया होता है। तो ये मैंने हिंदी में बता दिया, अब आते हैं इंग्लिश में बताने के लिए। तो विटामिन मतलब ये इंग्लिश में बता दिया, अब हिंदी वाले साथियों के लिए भी कुछ बता देते हैं। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है कि क्षीणता या दृष्टिहीनता होती है, लॉस ऑफ विज़न होता है, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए, इसको सुनते रहिए और रिवाइज करते रहिए। विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है? बेरी-बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग। विटामिन डी से होता है रिकेट्स। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? अस्थियाँ और दंत क्षय, यानी कि बोन एंड टूथ डिके, दाँत-वाँत झड़ जाएँगे एकदम, मतलब बहुत बुरी तरह झड़ जाएँगे। बुढ़ौती से पहले लोग बुड्ढे-बुड्ढे बोलने लगे हैं, कैल्शियम की पूर्ति नहीं की है आप लोग तो। आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा, यानी कि यहाँ पे जो फूल जाता है गले के पास, गाल नहीं गले के पास यहाँ जो फूल जाता है, और लोहे की यानी कि आयरन की कमी से अरक्तता हो जाती है, ठीक है। तो इसके साथ आपका दूसरा चैप्टर भी खत्म हो जाता है। इसके आप लोग चाहें तो रिवाइज करने के लिए ये वाला जो सेक्शन है इसको आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो अगर ये चार्ट आप लोग रिवाइज कर लेते हैं, मोर देन इनफ है, तो इसको भी नहीं कर मतलब करने की जरूरत नहीं। अब रोटी हो गया आपका, रोटी का पूरा हो गया। अब आते हैं हम लोग कपड़े पे, यानी कि अब हमारा जो अगला चैप्टर है वो है फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि तंतु से वस्त्र तक। फाइबर यानी कि तंतु और फैब्रिक यानी कि वस्त्र। तो ये हमारा चैप्टर आ गया आपका। इसमें भी यही किया गया, इसमें बोलता क्या है कि दो बच्चे रहते हैं, उन दोनों का नाम क्या रहता है? पहेली और बूझो। बूझो वही बूझो वाला जो ऐसे हट्टा कट्टा था ना, अभी पूरा न्यूट्रिएंट से भरा हुआ, तो वाला बूझो था। तो इसमें बोलता है कि वो दोनों लोग जीतते हैं तो जाते हैं, मतलब कोई कंपटीशन वगैरह रहता है तो उसमें पैसा पाते हैं, तो जाते हैं दुकान पे कि चलो अब तो कपड़ा लेंगे, तो वहाँ पे अब जाते हैं तो कंफ्यूज जाते हैं, दिखाता है शॉपकीपर, कोई बोलता है कि ये तो कॉटन का है, वो बोलता है कि नहीं ये तो नायलॉन है, ठीक है। अब वो लोग कन्फ्यूज़ जाते हैं, लेकिन अंतिम में कुछ कर-वर के वो लोग लेते आते हैं। जैसे आप लोग अपने घरों में देखो, यहाँ तौलिया है, ठीक है, ये तौलिया है, किसी तौलिया दिख नहीं रहा है, उठाएँगे तो सब गिर जाएगा। तो जैसे ये देखिए शर्ट, देखिए ये कॉटन का है,
ये है, ये कुछ रॉ मटेरियल जैसे सिंथेटिक यहाँ पे बनाया गया है इसको, ठीक है। तो कुछ शॉल वगैरह होते हैं, हमारे डिस्कशन ग्रुप पे कुछ दिन पहले शॉल की फोटो पड़ी थी, तो वो वूल से बनते हैं। तो कहने का मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्लॉथ्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनके फाइबर्स होते हैं। यही इस चैप्टर में बताया गया कि आपको क्या करना है। एक्टिविटी 1 में क्या करना है कि जाइए टेलर शॉप पे, वहाँ पे अब टेलर, सब लोग तो टेलर के पास ही सिलवाने जाएँगे, ठीक है। तो बोला है कि जाइए टेलर के शॉप से, उसके पास कटिंग रखे होंगे कपड़े के, उनको ले आइए, कॉपी पे चिपकाइए और मस्त लिखिए। मैं स्कूल में होता ना, इस आपके स्कूल का मास्टर होता तो पक्का ये एक्टिविटी देते थे। पर अब ये बात आपको भी पता और हमको भी पता है कि अगर ये काम करवाया, सबसे बेफिजूल काम होगा ये। तो इसको करने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो बस कहने में ये है कि आप सब लोग को पता है यार, आप लोग पहनते हो, इतने बड़े हो गए हो, तरह-तरह का, कोई गीज़ा कॉटन पहनता है, कोई खादी का, कोई कुछ अलग-अलग पहनता है, तो बस यही। अब कह रहा है कि फैब्रिक जो बना होता है, कोई भी फैब्रिक बना होता है, ठीक है, वो यार्न का बना होता है, जिसको एक साथ अरेंज किया होता है। जैसे अ, मेरा शर्ट ही जाएगा क्या? कपड़ा वगैरह लेके बैठा ही नहीं। तो कोई भी कपड़े को आप बहुत ध्यान से देखोगे ना, लेंस भी लगा के अगर देखोगे, तो उसको, उसमें आप पहले तो ऐसे ऐसे ये शर्ट आपको दिख रहा है कि एकदम प्लेन है, इसमें कुछ नहीं है, कोई भी वो नहीं है। लेकिन आप और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि कुछ छोटे-छोटे दागों आपस में ऐसे-ऐसे बुना हुआ है, ठीक है? तो यही वो बोल रहा है कि फाइंड द फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न्स अरेंज्ड टुगेदर। अब इसमें क्या कर रहा है? इसमें बोल रहा है, ये जो एक्टिविटी है, इसमें क्या करने को बोल रहा है? बोल रहा है कि आप अपने शर्ट का लीजिए, ठीक है? बहुत महँगे वाले का मत ले लीजिएगा, घर पे बहुत मार पड़ेगी। उसको आप किसी एक कोने से खींच दीजिए। कोई अगर आपको रस्सी उसमें धागा दिख रहा हो तो उसको खींच दीजिए। अगर धागा नहीं निकल रहा तो आप नीडल लेके खींचिए। देखिए बच्चों को कितनी खुरापात सिखाई जा रही है, ठीक है? ये बच्चों को खुरापात सिखाई जा रही है कि आप नीडल लेके उस धागे को खींच दीजिए और धागे को अलग करिए। अब उसमें क्या करिए, धागे को ऐसे रखिए कि मान लीजिए आप धागा रखा हुआ है, ठीक? आप मैथ के हों, आर्ट की स्ट्रीम के हों, जो भी हों, पर आपको अज़्यूम करना है कि यहाँ धागा रखा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, धागे को ऐसे-ऐसे, धागे के ऊपर से उँगली चला रहा हूँ। ये नेल्स मेरे बहुत बड़े-बड़े, तो नेल्स चला रहा हूँ। अब क्या होगा, ये रफ हो जाएगा, ठीक है? तो वो जो धागा बना होगा ना, वो भी कई अलग-अलग फाइबर्स को एक पास घुमा-घुमा के मोड़ने से, जैसे देखिए पहले हमारा धागा ऐसा था, अभी मैंने आपको करके दिखाया ना धागा, दिखाया ना करके, तो वो धागा ऐसे था। जब उस पे मैंने अपने उँगलियाँ ऐसे-ऐसे रगड़ी, तो ये धागा ऐसा कुछ हो गया। मतलब इसमें से सबसे अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि जब हम लोग सुई में कई बार धागे डालते हैं, तो हम लेते तो एक थिन स्ट्रैंड है उसका, आगे से एकदम नुकीला रहता है, लेकिन जब हम ट्राई करते हैं ना, तो कई बार जाके 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। तो वही वो कह रहा है कि वो जो धागा होता है ना, वो भी कई अलग-अलग धागों से बना होता है, ठीक है? ये यार्न स्प्लिट इंटू थिन स्ट्रैंड, ठीक है? यानी कि जो तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है, ठीक है? यार्न यानी कि तागा जो है वो पतली-पतली लड़ियों में विखंडित हो जा रहा है अलग-अलग, ठीक? तो ये हमारा बता दिया है कि कपड़ा कैसे बनता है, मतलब किस चीज़ों से बना होता है। तो सबसे बेसिक हो जाता है आपका लड़ी, ठीक है? यानी कि स्ट्रैंड, मतलब थिन स्ट्रैंड हो जाता है। फिर उसके बाद उससे यार्न बनाते हैं, यार्न से आप लोग क्या बनाते हैं, क्लॉथ्स बना लेते हैं। ठीक? तो ये हमारे क्लॉथ का एक वो होता है। अब ये जो बूझो रहता है, देखिए कितना होशियार आदमी, मैं पहले बूझो कहानी बताने से पहले एक चीज़ और बता देते हैं कि देखिए फाइबर्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। फाइबर्स यानी कि तंतु। तंतु जो होते हैं वो 2 होते हैं, या तो एक होता है नेचुरल, जैसे कि वो होता था ना फूड, नेचुरल होता था, और वो दूसरा होता है मैन मेड, ठीक है? नेचुरल यानी कि जैसे कि हम लोग नेचर से जिसको प्राप्त करते हैं, जैसे कि देखिए आप, एक कॉटन होता है, कॉटन की खेती की जाती है, आगे कॉटन के बारे में भी आपको कुछ बताएँगे, ठीक है? इम्पोर्टेंट चीज़ तो वहाँ पे वो देख लेंगे, इसी चैप्टर में बताएँगे, ठीक है? तो कॉटन होता है, नेचुरल हो गया, एक सिंथेटिक होता है जैसे नायलॉन वगैरह, इसकी हम लोग क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। नायलॉन को अगर देखें आप तो एडिपिक एसिड, ठीक है? ठीक है, एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइअमीन कुछ होता है, ठीक है? इन दोनों को मिला के नायलॉन 6 बनाते हैं। फिर कैप्रोलैक्टम एक सब्सटेंस अगर ऐड कर देते हैं तो नायलॉन 6 बन जाता है। तो ऐसे करके हम लोग सिंथेसिस भी करते हैं और नेचुरल भी लेते हैं, ठीक? तो हम लोग 2 उसमें डिवाइड कर दिया। अब ये जो बूझो था, ये ससुरा क्या होता है? अब दिमाग लगाया अपना, अब ये आप लोग खुद जवाब दीजिए, ठीक है? कि बोल रहा है कि हम गए थे म्यूज़ियम, मतलब अभी तक तो इसको बताया गया कि कपड़े ऐसे-ऐसे। अब ये बोले हम गए थे म्यूज़ियम, वहाँ देखे कि लोहे का जो है
जो लोग वहाँ पे म्यूज़ियम में रखा हो तो लोहे का ऐसा कुछ रखा हुआ था, ठीक है? तो अब इसको क्या मानेंगे आप? ठीक? तो ये आप भी बताइए अब इसको क्या मानेंगे? बूझों की शंका का समाधान करिए। ये किस फाइबर से बना हुआ है? ठीक है? अब यहाँ पे आ जाइए। अगला टॉपिक है हमारा सम प्लांट फाइबर्स। क्लास काफ़ी लंबी हो रही है, उसको जल्दी समाप्त किया जाएगा। ठीक। अगला है सम प्लांट फाइबर, तो बताया था ना कॉटन डिस्कस करेंगे, तो ये हमारा कॉटन है। इसका क्रक्स ये है कि कॉटन जो होता है वो खरीफ क्रॉप होता है, ठीक है? इसको उगाने के लिए बेसिकली हम लोग ब्लैक सॉइल यूज़ करते हैं और वार्म क्लाइमेट यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। आगे भी पूछ सकते हैं कि कॉटन खरीफ है, रबी है, क्या है? तो कॉटन खरीफ क्रॉप है, जिनको उगाने के लिए काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल चाहिए और गर्म वातावरण यानी कि वार्म क्लाइमेट हमको चाहिए होता है, ठीक है? अब एक करेंट्स इसमें अगर हम लोग ऐड करें तो जो इंडिया में यानी कि भारत में जो कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है, पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा कॉटन कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो ये जो रीजन है हमारा दक्कन का, ठीक है? ऐसे-ऐसे कुछ होता है इंडिया का मैप। तो यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र और ये जो तेलंगाना है, ठीक है? तो सबसे पहले गुजरात में, उसके बाद महाराष्ट्र में और फिर तेलंगाना में। ये 3 स्टेट्स का ऑर्डरली कॉटन प्रोडक्शन है, ठीक है? अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो चाइना है वो सबसे ज़्यादा कंज़्यूम करता है इन ठीक है? सबसे ज़्यादा कॉटन कंज़्यूम करता है और इंडिया दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा कॉटन कंज़्यूम करता है, ठीक है? तो ये आपके 2 करंट से अपडेट हो गया। ये चेंज भी हो सकता है आगे क्योंकि प्रोडक्शन वगैरह बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, मौसम, कोविड, ठीक है? डिमांड, इन सब पे डिपेंड करता है प्रोडक्शन। तो ऐसा नहीं कि आज मैं बता दिया तो कल भी गुजरात हो सकता है चेंज हो जाए। ठीक है, लेकिन अभी के हिसाब से गुजरात सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर तेलंगाना। कॉटन का होता क्या है, अभी मैं आपको एक छोटा-सा वीडियो दिखा दूँगा खेती में क्या होता है। ऐसा माना जाता है कि जब कॉटन के वो पक जाते हैं ना, तो लगता है कि एकदम इतना सफ़ेद होता है कि लगता है कि पूरा यहाँ पे बस ये पूरा यहाँ पे लगता है कि सफ़ेद-सफ़ेद आपके बादल मतलब बर्फ़ हाँ, सफ़ेद बर्फ़ यहाँ पे पूरे बर्फ़ में आप आए हो कहीं पे, ठीक है? उसके बाद क्या करते हैं कि कॉटन को लेते हैं, ठीक है? उसमें उसके सीड भी होते हैं छोटे-छोटे। अब ठीक है, तो उसको एक प्रोसेस होता है मशीनरी या फिर हैंड से भी, तो सीड को उसको अलग करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या करते हैं गिनिंग करते हैं। गिनिंग कहते हैं या कपास ओटना बोलते हैं, गिनिंग या कपास ओटना, ठीक? क्या करते हैं सीड को उससे अलग करते हैं, तो ये गिनिंग या कपास ओटना कहलाता है। अब अगला हमारे पास जो आता है नेचुरल फाइबर, जो होता है जूट। जूट का क्या करते हैं उसके भी ऐसे पौधे होते हैं, ठीक है? इन पौधों को क्या करते हैं पानी में रख देते हैं हम लोग, ठीक? जब सड़ने लगता है ना तो वो अलग-अलग होने लगता है। इसके जो ये होता है, ठीक है? ये अलग-अलग फाइबर्स में वो बनने लगता है, तो फिर उसको मशीन से, ठीक है? मशीन से हम लोग क्या करते हैं स्पिन वगैरह करा के उसको फिर जूट की बोरियाँ आप लोग देखे होंगे पहले दाल, चावल और चीनी वगैरह जूट की बोरियों में आता था, अभी भी आता है। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार ये इन एरियाज़ में जूट की प्रोडक्शन होती है, इंडिया में हमारे भारत देश में। तो ये जूट के बारे में आपको बता दिया, ठीक है? अब ये यार्न वगैरह बनाने की प्रोसेस है, तो इसको आप लोग ऐसे समझो, देखिए आप लोग आज़ादी में देखते थे कि गांधी जी का चरखा बहुत फेमस हुआ था, तो वो क्या था प्रोसेस? वो वही था कि कॉटन से अब गांधी जी भी गुजरात के थे, उसमें स्वदेशी आंदोलन था, ठीक है? अंग्रेज़ वगैरह वो मशीन वाले कपड़े लेके आते थे, तो वहाँ से मतलब इन्होंने बोला नहीं स्वदेशी अपनाओ, खुद का चरखा चलाओ, खुद का बनाओ, पहनने वाला खुद का बनाओ, ठीक है? तो गांधी जी भी यही कहते थे और हम भी यही कहते हैं, खादी के कपड़े पहले के नहीं पता, पहले पता नहीं क्यों लोग या तो महँगा होता था या कुछ भी। अभी के आप खादी के कपड़े देखो, इतने हाई-टेक कपड़े आ गए हैं खादी में भी, ठीक है। अभी एक रिसेंट में जो हमारे खादी मिनिस्टर हैं, वो उन्होंने लॉन्च किया था जैकेट लॉन्च किया था जिसमें एसी लगा हुआ था। एसी वाला जैकेट था, ठीक है? गर्मी में आपको ठंडा देगा और ठंडी में आपको गर्मी देगा। तो वो आर्मी वगैरह के लिए स्पेशली बनाया गया था। मार्केट में भी क्या पता आगे चल के उपलब्ध कराया जाए। लेकिन आप सोचिए कितना एडवांस टेक्नोलॉजी है। एडिडास, रिबॉक और नाइकी, वुडलैंड कितनी कंपनियाँ हैं। आपको किसी कंपनी में भी आपको ये देखने को नहीं, लेकिन खादी ने ऐसा करके दिखाया है। तो आज़ादी के बाद ये हम बता सकते हैं कि ये हमारी देश की जो है खादी है,
ठीक है। तो कहने वाला ये है कि ये जो चरखा होता है, चरखे में एक तरफ से ऐसे फँसा देते थे, ठीक है? और फिर आगे चल के पतला होते ऐसे-ऐसे कभी गुजरात वगैरह जाएँगे ना तो आपको छोटे-छोटे घरों में जो वहाँ पे बाड़ियाँ होती हैं, ठीक है? तो वहाँ पे आपको ऐसे चरखे बहुत सारे मिल जाएँगे और वहाँ पे रुई कातते, उसको रुई कातना बोलते हैं, रुई काटते हुए आपको बहुत सारे लोग मिल जाएँगे। अब एक यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है? ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन कब बनाया गया था? ठीक है? तो आप सीधे यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें बताया गया कि 1956 में, 1956 में खादी, हिंदी वाले कहाँ गए यार? The Government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956. मतलब 1956 में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन बनाया गया था। तो ये आप एक चाहें तो नोट कर सकते हैं, कभी-कभार ऐसे घूमते मतलब पूछना तो नहीं चाहिए। हालाँकि ये हो सकता है कि कभी खादी वगैरह के 150-200 साल या फिर कुछ आज़ादी वगैरह के हुए, तो घुमा देगा। आयोग का कोई भरोसा थोड़े है या फिर किसी भी वरना थोड़े करोगे, नहीं, नहीं हम वो नहीं करेंगे, ठीक है। अब यही आगे भी यही प्रोसेस बताया गया, स्पिनिंग कॉटन यानी आपको मैंने बता दिया कि चरखा वगैरह में डालते हैं, तो वो घुमाते जाते हैं, वो और पतला होते जाता है, फैलता जाता है, पतला होते जाता है, फैलता जाता है, पतला होते जाता है, ठीक है। तो उससे आपका फिर पतले-पतले धागे ऐसे वाले हो जाते हैं। अब ये पता नहीं वही वाला कॉटन है कि नकली है, ये तो नहीं पता, पर है भी ये कॉटन है। ठीक, अमेज़न ने जब भेजा था तो लिखा था 100% कॉटन, यहाँ टैग लगा होगा साइड में। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ से अगला टॉपिक जो हमारा आता है, अब वो शॉल हमने बताया था ना आपको कि वो शॉल, तो वो वूल 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 से मतलब पहले गाय सॉरी गाय तो नहीं होती, भेड़ होती हैं, फिर कई खरगोश होते हैं। ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी आता है वो पश्मीना खरगोश, बकरी के बारे में, ठीक है? तो इन सब की जो भी मतलब ऊन इनके शरीर पे होता है, उसको ट्रिम किया जाता है उनके बॉडी से, ठीक है? उनके शरीर से उसको निकाला जाता है, फिर उसको तागा जाता है अलग मतलब और हल्का किया जाता है, मतलब पहले बॉडी के पास होते हैं तो काफ़ी एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है? तो उसको अलग-अलग किया जाता है और वहाँ से फिर उसको थिन स्ट्रैंड में अलग-अलग मैकेनिकल प्रोसेसेस पे, जैसे आप कभी दीपावली वगैरह में आप देखते होंगे रुई का बनाते हैं आप लोग बत्ती, बनाइए बत्ती रुई का। तो उसमें आप क्या करते हैं, रुई लेते हैं फिर उसको ऐसे हाथ पे मसलते जाते हैं, तो पहले रुई आपका ऐसा गोल सा था। 1 मिनट करके ही दिखा देते, एक एक्सपेरिमेंट तो करना बनता है, थोड़ा-सा उठना पड़ेगा पर करके दिखा। हाँ, तो मैं आ गया वापस। तो देखिए ये जैसे हमारा रुई है, कॉटन बॉल है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे-ऐसे करते रहेंगे और ऐसे हाथ पे, ठीक है? हाँ, ठंडी की वजह से हाथ जम गया, तो देखिए, ये देखिए आपके सामने, ये देखिए आपके सामने, तो ये जो है, इधर का अगर आप पोर्शन देखेंगे, इधर का पोर्शन आप देखेंगे तो कैसा है और ये देखिए कितना पतला हो गया है। तो ऐसे इसको, जैसे ये तो हाथ से किया है, अब मशीन्स आ गई हैं काफ़ी, ठीक है? ये जो चरखा है, ठीक है? तो अलग-अलग उससे काफ़ी और ऐसे और और ज़्यादा इसको ऐंठते जाते हैं, ठीक है? और फैलाते जाते हैं, ऐंठते जाते हैं, तो ये और पतले-पतले धागों में कन्वर्ट हो जाता है, पूरा धागों में हो जाता है और रहता कैसा है? ऐसा, ये जो ऊपर वाला ऊपर टिप है, ये तो पत्ती बन गया, ठीक है? तो ये ऐसा रहता है। हाँ। तो ऐसे ही ये ऊन भी रहता है, ठीक है? जो ऊन वूल होता है, फिर क्या करते हैं लोग उसको, पहले की महिलाएँ, ठीक है, जो भी होती, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ़ महिलाओं का काम था या जो भी, लेकिन पहले की जो महिलाएँ थी वो आप घरों में देखते होंगे, अभी भी आपकी दादी या मम्मी भी तो कुछ शॉल वगैरह बुनती थीं, तो वो वूल की बुनती थीं, तो ऐसे 2 डंडी ले लेती थीं, ऐसे और ये ऐसा गोल-गोल बना के, तो ये अभी गोल नहीं होता था, ये आता है आपका पूरा ऐसे बंडल के टाइप में रहता है, उसको पैरों में पता नहीं कैसे बाँध के ऐसे और फिर उसको गोल-गोल बनाया जाता है। फिर उसको गोल-गोल से ऐसे शॉल वगैरह, अभी शॉल शॉल भी नहीं दिख रही भाई। पता नहीं किस जगह पे बैठ गया हूँ मैं, कुछ सामान ही नहीं मिल रहा है, तो शॉल वो सब अगले वीडियोज़ में कभी दिखा दूँगा। तो शॉल ऐसे बिनी जाती थी डिफरेंट-डिफरेंट डिज़ाइन में, डिफरेंट-डिफरेंट पैटर्न्स पे, ठीक है? तो ये कहने मतलब कि आपका जो ये था रोटी, कपड़ा और मकान वाला, तो कपड़ा आपका लगभग अब खत्म होने वाला है, ठीक है? तो हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, अब इसमें क्या बोला है कि बहुत समय पहले, प्राचीन समय पहले,
हमारे दादा परदादा से भी पहले, ठीक है, हजारों साल पहले लोग क्या करते थे, वस्त्र या तो पहनते नहीं थे। मतलब मैं देखने नहीं गया था, जैसा इस बुक में लिखा है, जैसा मैंने सुना है, ठीक है, उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि लोग या तो वस्त्र पहनते नहीं थे, अगर पहनते थे, कभी आपने कोई मूवी देखी होगी, अगर उसमें आदिवासी दिखा रहा होगा, तो आप क्या देखते हैं, आदिवासी क्या पहनता है? पत्ता पहना रहता है, बड़े-बड़े पत्तियों को ऐसे लपेट देते हैं लोग आगे पीछे पूरा किनारे पे, या फिर पत्ते को ही आपस में सिल वगैरह के कुछ बनाए रहते हैं ना। तो तो ये मतलब मूवीज़ वगैरह में आदिवासियों को ऐसे दिखाया था, तो ऐसा सच में होता था। तो उसमें क्या होता था कि उन लोग के पास उन लोग को ये बुनना ये सब नहीं पता था। तो अगर जैसे वृक्ष की छाल मतलब ट्री का जो भी बार्क होता था, अगर लोग वो पा जाते थे तो उसको भी लपेट लेते थे। कई शिकारी होते थे, जैसे हमारे देवरिया जिला में एक बाबा थे, देवरा बाबा, ठीक है? वो माना जाता था कि उनकी एज किसी को पता ही नहीं है, ठीक? बहुत साल पुराने हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उनकी एज है। तो हम लोग जब उनके एक बार कुटी में गए थे, वहाँ के पे कुटी है उनकी, तो आप देखेंगे वहाँ पे तो वो उनके पास जो था ना वो हिरन की छाल थी, ठीक है? मतलब हिरन की खाल थी, सॉरी छाल तो वृक्ष की, हिरन की खाल थी, ठीक है? वो उसको पहनते थे, ठीक है? ऊपर कुछ नहीं, नीचे में हिरन की खाल बस लपेट लेते थे। इतने से उनका काम चल जाता था, ठीक है? वो मतलब उस समय के लोगों को कुछ कैसे उसको नीडल्स का आविष्कार हुआ नहीं था, सुई सुई बनी नहीं थी, ठीक है? तो कैसे वो एक-दूसरे को कनेक्ट करेंगे? तो वो तरीका उन लोग को आता नहीं था। करते क्या थे तो कपड़ा लिए उसको बस लटका लिए, वृक्ष का छाल भी है लटका लिए, पत्ती मिल गया बस उसको कैसे भी ऐसे लपेट के लटका लिए। अभी भी अभी भी आप देखिए जैसे धोती हो गई, साड़ी हो गई, इन सब कपड़ों को बिना सिला हुआ माना जाता है। भारत के कई मंदिरों में ऐसा प्रचलन है कि वहाँ पे आप सिले हुए कपड़े नहीं पहन के जा सकते, ठीक है? तो साड़ी वगैरह वहाँ पे अलाउ रहता है, बाकी जो पुरुष होते हैं वो जीन्स नहीं पहन सकते, उन लोग को क्या पहन के जाना होगा? उन लोग को धोती पहन के जाना होगा, ठीक? धोती और ऊपर एक गमछा टाँग लिए, मस्त, ठीक है? तो ये उसमें क्या तो ये हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल यानी कि वस्त्र सामग्री का इतिहास, ये आपका इतना सा था। अब यहाँ पे एक फ्लो चार्ट में बता दिया है, ठीक है, कि आपके कपड़े कैसे बनते हैं, वो आपको मैंने शुरू में ही बता दिया था कि कॉटन रोल्स होते हैं, फिर उनको गिनिंग करते हैं, ठीक है? तो वहाँ से रेशे बनते हैं, फिर यानी फाइबर बनते हैं, फिर उसको स्पिनिंग यानी कि कताई करते हैं, तो यार्न यानी धागा बनता है और फिर वहाँ से वीविंग या निटिंग के माध्यम से यानी कि बुनाई और बँधाई के माध्यम से हम लोग फाइनली कपड़े में लेते आते हैं। अब ये बूझो है और उसकी ये जो दोस्त है, जो भी है, इसके दोस्त का पहेली नाम था ना, बूझो का नाम तो पहेली ही होना चाहिए। खैर, ये देखिए दोनों कपड़ा लेके आ रहे हैं खुशी-खुशी, तो ये दिखा रहा है। तो इसी के साथ आपका जो ये 3 चैप्टर थे एनसीईआरटी क्लास 6 की, वो कंप्लीट होती हैं। पूरा 100% आशा करते हैं कि आपको इस पूरे चैप्टर में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है? अगर फिर भी होता है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आपको क्लासेस में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी या फिर किस चीज़ों पे सुधार करनी चाहिए, आप हमें कमेंट के माध्यम से और ज़रूर बताएँ। टीचिंग वन वे प्रोसेस नहीं होना चाहिए। अभी चूँकि हम लोग लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहे, तो इससे कुछ नुकसान तो है लेकिन फ़ायदा भी है। फिर भी मैं ये पूरी कोशिश चाहूँगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं हम लोग, ठीक है? ये वन वे प्रोसेस नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप भी क्वेश्चन्स पूछिए, मैं आपको बताऊँगा, प्रॉपर बताऊँगा, ठीक है? मैं भी आप लोगों को कुछ काम वगैरह आगे चल के अभी सब में कुछ था ही नहीं तो काम क्या दूँ, ठीक है? जितना पता है बताया हूँ कि इसको आप लोग नोट करिए, उसको ज़रूर नोट करिएगा, तो आगे आप लोग जुड़े रहिए ऐसे ही, ठीक है? तो इसी के साथ ये 3 चैप्टर कंप्लीट होते हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6 के। आगे भी हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।